आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफे में और आप देख रहे हो असाइनमेंट सोशल साइंस की क्लास 8th की ज्योग्राफी में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग क्रॉप ग्रो की जाती हैं, ऐसा क्यों है? तो देखिए, जो क्रॉप्स होती है ना वो अलग एरिया में इसलिए ग्रो की जाती है क्योंकि डिफरेंट जियोग्राफिकल फैक्टर्स सपोर्ट करते हैं उनको, और किस तरह की सॉइल वहाँ पे होती है उनको मतलब जियोग्राफिकल फैक्टर्स सारे मिलके उस क्रॉप को सपोर्ट करते हैं। सॉइल आती है इसमें, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, रेनफॉल कितनी होती है वो भी तो इन्फ्लुएंस करती है ना सारे एग्रीकल्चर ऑफ एनी एरिया। एंड एज दीज फैक्टर्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स, क्रॉप ग्रोन आर डिफरेंट टू। जैसे कि सभी एरिया के सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, वहाँ का क्लाइमेट भी, सॉइल भी, टोपोग्राफिक फैक्टर भी, रेनफॉल भी, तो हर एक एरिया के जैसे अलग होंगे तो वहाँ की जो क्रॉप ग्रो होंगी वो भी तो अलग होंगी, क्योंकि हर एक क्रॉप की डिमांड अलग है, हर एक क्रॉप का मतलब टाइम पीरियड अलग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ प्राइमरी एक्टिविटी। इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, ऐसा क्यों है? एग्रीकल्चर इज़ प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज मैनी रीजन्स इन इंडिया हैव फर्टाइल लैंड दैट इज़ फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर। मतलब अगर एग्रीकल्चर हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ की ज़मीन अच्छी है, यहाँ की सॉइल अच्छी है, फर्टाइल है, मतलब उपजाऊ भूमि है ना। तो इसी वजह से तो एग्रीकल्चर हो रहा है। सपोज़ अगर कोई बैरन लैंड पड़ी है, कोई बंजर भूमि पड़ी है, अगर उसमें हम सीड ग्रो करना चाहेंगे तो वहाँ पे ग्रो नहीं होंगी सीड, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे बोना ही बंद कर देंगे, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर बंद हो जाएगा। अगर फर्टाइल लैंड है तो वहाँ पे ऑब्वियसली फिर लोग दोबारा से क्रॉप ग्रो करेंगे, फिर दोबारा से ऐसे चलता जाएगा। फिर है 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। 2/3 लोग जो हैं वो अभी भी एग्रीकल्चर पे निर्भर करते हैं। दिस इज़ मेनली बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इट। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? सपोज़ ये एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। इंडिया में हर जगह पे पानी की सुविधा तो नहीं होती, जैसे राजस्थान में पानी नहीं है, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड है। जैसे बारिश के ऊपर डिपेंड करती हैं कुछ क्रॉप्स, ऐसी वो ग्रो की जाती हैं वहाँ पे, या समझ रहे हो, मतलब नेचर भी उनको सपोर्ट करता है कि चलो ये सीज़न में बारिश ही हो जाए तो थोड़े पानी से जो क्रॉप ग्रो करती है वो वहाँ पे उगा लेते हैं, ठीक है। पहला कारण क्या हो गया? फर्टाइल लैंड होती है। दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेज पर डायरेक्टली डिपेंड करती हैं। इन इंडिया द प्रैक्टिसेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंसेस्टर्स ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, मतलब उनके पूर्वजों से ही ये चलता आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो तो करेंगे ही, उनको खेती बाड़ी करनी आती है, जब बड़े बुजुर्गों ने की है तो उनको पता है कैसे करनी है, तो इसलिए भी एग्रीकल्चर हो जाता है, ठीक है। 3 रीज़न आपको पता चल गए। एक तो वहाँ पे लैंड अच्छी होती है, मतलब यहाँ पे इंडिया में लैंड अच्छी होती है। दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। और तीसरा, एंसेस्टर्स की वजह से। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राइमरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? दोज एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज को इन्वॉल्व करती हैं, ठीक है। अभी अब आपने पढ़ा था कि जैसे एक एग्रीकल्चर हो गया जो नेचुरल रिसोर्सेज को इन्वॉल्व करती है। इट फॉर्म द बेस फॉर प्रोडक्शन एज इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें रॉ मटेरियल मिलता है, किसी भी चीज़ के लिए रॉ मटेरियल मिल जाता है। टर्शरी एक्टिविटी क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स दोज एक्टिविटी दैट प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज टू पीपल। इसमें वो सारी एक्टिविटी आती हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को काम मिलता है ना, बहुत सारे लोगों को काम करना पड़ता है। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें कोई चीज़ पैदा नहीं होती। टर्शरी एक्टिविटी में आप ये समझ लो, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी में तो कोई चीज़ बन रही है, टर्शरी एक्टिविटी में बस उसको रिफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कुछ बन नहीं रहा है, ऑलरेडी बनी बनाई चीज़ का अलग रूप दे रहे हैं। जैसे किसान ने फसल ग्रो करने के बाद उसने मार्केट में बेच दी, वहाँ पे थैली में, पैकेट्स में बंद हो जाती है। वहाँ पे लोगों का काम तो है लेकिन कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। इससे क्या मतलब है आपका? देखिए, जो पब्लिक सेक्टर है कम्प्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब ऐसे कहते हैं ना, ये पब्लिक प्लेस है, ये मतलब गवर्नमेंट की जगह है, किसी के बाप की नहीं है ना, किसी पर्सन की नहीं है, तो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट वाली चीज़ें आ जाती हैं। जॉइंट सेक्टर इज़ अ सेक्शन। जॉइंट का मतलब दो लोगों का या दो किसी ग्रुप का या बहुत सारे ग्रुप का गवर्नमेंट के साथ या अलग से, इस तरह से जॉइंट मतलब समझ रहे हो ना, मिलकर।
जॉइंट सेक्टर इज़ द सेक्शन विच इज़ पार्शली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। उसमें प्राइवेट भी होते हैं और गवर्नमेंट भी हो सकती है। जैसे ऐसे कहते हैं ना, ये कॉलेज जॉइंट है अभी, मतलब इसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा है और अभी प्राइवेट भी किसी का है पार्टनरशिप। तो इस तरह से फ्यू पब्लिक सेक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे डिफेंस सर्विसेज हैं, मतलब ये हमारी गवर्नमेंट की हैं। रेलवेज़ है, न्यूक्लियर पावर है, ये तो पब्लिक सेक्टर में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। फिर आता है व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? प्लांटेशन इज टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशू, रबर, बनाना एंड कॉटन इज ग्रोन। मतलब कमर्शियल फार्मिंग होती है, अपने बेनिफिट के लिए क्रॉप को ग्रो करते हैं। जैसे एक ही क्रॉप को ग्रो कर लिया, पूरी चाय को या कॉफ़ी को या शुगर केन को, है ना। ए लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेबर चाहिए, है ना, मजदूर काम करते हैं। कैपिटल मतलब उसके धन संपत्ति, पैसा लगता है बहुत। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ एंड इन नियर बाय फैक्ट्रीज। जो भी प्रोडक्ट वहाँ से मिलता है, जो भी यील्ड निकलती है वहाँ से, या तो वो फार्म में ही मतलब प्रोसेस होता है, ठीक है, या फिर किसी फैक्ट्री में। सपोज़ गन्ने की फैक्ट्री लगाई किसी ने, समझ लो, तो या तो वो गन्ने को पहले तो कोल्हू चलाते थे, मैंने ही नहीं देखे तो आप कहाँ से देखोगे, है ना। तो कोल्हू चला के वहाँ से उसका गुड़ निकालना शुरू कर देते थे, लेकिन अब तो फैक्ट्रीज़ में ये काम हो जाता है। तो इसीलिए जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन समझ लेना कि एक ही तरह की क्रॉप ग्रो करते हैं, है ना। फिर है व्हाट आर क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द मेजर फूड क्रॉप राइस। आपको पता होना चाहिए जो राइस ग्रो करते हैं उसमें क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। देखो, राइस क्या है? खरीफ क्रॉप है, ठीक है। इट रिक्वायर्स ए हाई टेम्परेचर अबोव 25 डिग्री सेल्सियस। गर्मी की क्रॉप है, इसको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा चाहिए। आपने देखा होगा कि जो राइस के खेत होते हैं उसमें पानी भरा रहता है ज़्यादातर, और उसकी एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर चाहिए। मतलब रेनफॉल से ज़्यादा तो लोग ट्यूबवेल से ऐसे पानी दे देते हैं, है ना, तो खेत को भरा रखते हैं ऑलमोस्ट। इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन वेयर रेनफॉल इज़ वेरी लो। तो इरिगेशन की मदद लेते हैं जहाँ पे रेनफॉल कम होता है। देखो, याद रखना है आपने, गर्मी की क्रॉप है, इसे ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए, रेनफॉल 100 से अबव चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री से अबव चाहिए, है ना। इट ग्रोज इन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। प्लेन्स में ही ग्रो करेंगे क्योंकि पानी को ठहराना है वहाँ पे। कोस्टल एरिया एंड डेल्टिक रीजन, डेल्टिक रीजन में, कोस्टल एरियाज़ में भी इसे ग्रो किया जाता है। फिर क्वेश्चन है वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपैंडेड इन मुंबई। मुंबई में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा क्यों फैल रही है? पहली बात, एक तो वहाँ पे वार्म एरिया है, दूसरा ह्यूमिड क्लाइमेट है ना। बॉम्बे में है तो आपको पता है वहाँ पे पास में समुद्र है और तो ह्यूमिडिटी तो होगी। पोर्ट फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी, वहाँ पे पोर्ट है ताकि दूसरे देशों से मशीनें मंगाई जा सके। तो मशीनें जैसे ही मंगवाते हैं तो वो कॉटन के जो प्रोसेसिंग में ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है, तो इसलिए ग्रो करेगी इंडस्ट्री। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्किल्ड लेबर, वहाँ की लेबर जो है वो भी स्किल्ड है, उनको सब कुछ करना आता है, और रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है क्योंकि वहाँ पे क्या है, खेती बाड़ी भी होती है। All these factors resulted in rapid expansion of the industry in the region। इसकी वजह से वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो बढ़ रही है। What is meant by term industry? इंडस्ट्री से क्या मतलब है? देखिए, टर्म इंडस्ट्री रेफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज, या ऐसे कह सकते हो, इंडस्ट्री टू रेफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इसके साथ हमारी ये असाइनमेंट ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। अगर आपको भी कोई असाइनमेंट में या साइंस में किसी चैप्टर में दिक्कत है, या मैथ्स में दिक्कत है, या एसएस में दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आएगी ये चीज़, तो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक भी कर देना। थैंक यू।